पेड़ से फूल, फूलों से फल बन गए, बीज निकले तो पौधों के दल बन गए, टूटे पर्वत हुए रेत के कण, यहाँ रेत के कण उठे तो महल बन गए। बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं जालौन के निवासी नदीम साहब से, जो शायरों की दुनिया में परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। चलिए मिलते हैं नदीम साहब से। नमस्कार नदीम साहब। जी नमस्कार। नदीम साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, मुझे आप बताएं आपका अपना छोटा सा परिचय क्या है? मैं कहाँ के रहने वाले? मैं यही जालौन का निवासी हूँ और जालौन में ही रह कर के मैंने तमाम साहित्यिक कार्य किए हैं, जिनमें पत्रिकाओं का प्रकाशन भी शामिल है। कितनी पत्रिकाएं आपने प्रकाशित? 4 पत्रिकाओं का प्रकाशन, नाम बताइए। संपादन और प्रकाशन। सबसे पहले ज़ीनत ज़बान नाम से पत्रिका प्रकाशित की 78 में, और उसमें केवल उर्दू का साहित्य देवनागरी लिपि में छपता था। बाद में एक पत्रिका सलाम बयान के नाम से निकाली, एक पत्रिका सच्ची खैर खबर के नाम से निकाली, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई, और अभी करीब में ही अभी आपके अदबनामा के नाम से पत्रिका चल रही थी, जो जिसमें देश के सभी उर्दू हिंदी के बड़े साहित्यकार छपते थे। तो वो अभी वो स्थगित है, बंद है? हाँ, असल में ये कोरोना काल में थोड़ा सा दुश्वारियाँ आई, और एक दिक्कत ये भी है कि अब पत्रिकाओं के पाठक नहीं रहे हैं, तो पत्रिकाओं को निकालना बहुत महंगा हो गया है, तो संसाधन जुटाना भी कठिन होता है। दैवेर से ऐसा हुआ कि हमको जो सहयोग करते थे यहाँ के प्रेस वाले, उन्होंने भी मना कर दिया कि साहब हम नहीं चाह पाएंगे, आप ये सब छपवाने लगे, तो ये सब हो रहा था। नदी साहब, आप हमें अपने परिवार का भी छोटा सा परिचय? मैं ये मेरा नाम निहाल हूँ। मैं उरई और एट के बीच में जो गांव है सोमई, हमारे पूर्वज यहाँ के निवासी थे। यहाँ निहाल में मेरे फादर आके रहने लगे, और वो मैकेनिकल लाइन से जुड़े हुए थे। आपके अपने परिवार में बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बेटे हैं, 2 बेटियाँ थी, जिनमें से एक थे 41 क्लास है। आपकी एजुकेशन भी यहीं जालौन में हुई? हाँ, मेरी कहाँ तक आपने तालीम? मैं केवल जो है जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ सका। मेरी माता का निधन हो जाने के कारण पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी रही कि मैं आगे शिक्षा की जारी नहीं रख सका, लेकिन स्वाध्याय मैंने निरंतर जारी रखा, और नगर के और जनपद के साहित्यकारों से, विद्वानों से, शिक्षकों से बराबर उनके संपर्क में रहा। और जालौन के जो साहित्यकार नामक एक आपने पुस्तक निकाली थी, तो क्या लगता है बुंदेलखंड में जालौन भी साहित्य के मामले में धनी है? बहुत धनी है, बहुत धनी है। और जहाँ भी हम लोग जाते थे तो लोग ये कहते थे कि जालौन तो बहुत आगे है। यहाँ डॉक्टर राधेश्याम योगी, पंडित पूर्णचंद मिश्र, श्री हरिनाथ श्रीवास्तव विकल, और ऐसे कई नाम हैं जिनको विख्यात नाम है, और इसी तरह से उर्दू के शायरों में भी बहुत अच्छे। नदीम साहब, आपके यहाँ यानी आप मुशायरा और कवि सम्मेलन में भी गए हैं जी। कब से आपका ये आना जाना हुआ? 75 से क्षेत्रीय कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में जाना हुआ, और उसके बाद जो है जैसे जैसे मेरी कहना चाहिए रचनाओं में निखार आया, तो आगे बुलाया जाने लगा। तो उसमें आपका झांसी, ललितपुर, मुरानीपुर, महोबा, पूरा बुंदेलखंड। इसके बाद जब और आगे बढ़ा तो फिर दिल्ली, देहरादून, इटावा, टपई महोत्सव जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन होता। वहाँ देश के चोटी के लोगों के साथ मैंने मंच शेयर किया, जिसमें मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको 19 माना जाता। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ भी सोम जी ने मुझे बुलवाया, और उदय प्रताप सिंह जी ने विशेष तौर पर आग्रह किया था कि आप जरूर आइए। नदीम साहब, आप हमें ये भी बताइए कि आप जहाँ इतने मुशायरों में आपने शिरकत की, कवि सम्मेलन में गए, तो आपको कहाँ कहाँ सम्मानों से आप नवाजे गए? अब सम्मान, किस तरह के सम्मान जो है मंच पर आमतौर पर तो सभी साहित्यकारों का होता है, और मैं ऐसा कोई सम्मान नहीं बतला सकता हूँ इसमें कोई बड़ी धनराशि या बड़ा कोई मतलब वो दिया जाता हो, जो लोकप्रिय सम्मान। हाँ, लोकप्रिय सम्मानों से भी है। अच्छा, जिस मुद्दे पे आप जाने जाते हो, आपकी खास रचना शैली रही है, हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी रचनाओं के छोटे मोटे टुकड़े, जी, अगर आपको कोई मुश्किल ना हो तो शेयर करें। मेरी हिंदी गज़लें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई, तो
हिंदी वालों ने भी पसंद किया, उर्दू वालों ने भी उसको सराहा। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ जो पूरे देश में जाना जाता है कि मैं इसी उद्देश्यवश लगकर खड़ा था द्वार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले। इसी तरह से सैकड़ों गज़लें हैं। और ऐसी कोई सिग्नेचर रचना जिससे आपको नाम और आपको कद बढ़ा हो, जी जी जी, उसको भी आप हमारे साथ जी शेयर ये जो शेर मैंने पढ़ा ये उसी रचना का है। जी। कुछ एक और रचनाएं याद आती हैं? हाँ हाँ हैं, तो मैं पढ़ता हूँ जो गज़लें काफ़ी मेरी सुनी जाती हैं। जी। सार्थक इसमें ही जीवन को है जाना केवल, हो तेरी चाह में दिन रैन बिताना केवल, रह गया दृश्य वही नैनों में बस कर मेरे, तेरा पल भर के लिए सामने आना केवल, तेरा पल भर के लिए सामने आना केवल, और लोगों के हों और ठिकाने तो हों, है तेरा द्वार मेरा एक ठिकाना केवल। तो इस तरह से भाषा के स्तर पर विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया और शिल्प के स्तर पर जो उर्दू के नियम हैं शायरी के उनका पालन करते हुए मैंने गज़लें कही हैं, और ये मेरा सौभाग्य के लोग पसंद करते हैं। जी। आपके कुछ ऐसे कोई पहलू हो जो आपको उल्लेखनीय बनाते हो, आपकी खुद की नज़र में भी और सोसाइटी की नज़र में, उनका आप जिक्र कर सकते हैं? मैं दरअसल सूफी मत से जुड़ा हुआ भी, मेरे पूर्वज भी सूफी मत से जुड़े के ही बुजुर्ग हुआ करते थे। तो मेरे घुट्टी में ये बात पड़ी हुई है कि जैसे भी संभव हो दूसरों की खिदमत करनी, दूसरों की सेवा करनी है, समाज में एकता सद्भाव सौहार्द की बात करनी है। तो मेरा सृजन, मेरा प्रकाशन और भी मेरा जीवन जो है वो परस्पर सद्भाव सौहार्द के लिए ही समर्पित है, और इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ। नजीम साहब, देखा गया है कि इन दिनों बहुत सारी बातें बहुत अटपटी चल रही हैं सोसाइटी में, उनका असर आपकी रचनाओं पर क्या पड़ता है, पड़ा है? नहीं, मेरी रचनाओं पर तो नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ा अंदर से उद्वेलित करती हैं, लगता है इससे समाज का नुकसान हो रहा, अहित हो रहा है, तो उन्हें अपनी रचनाओं में ढालता हूँ और उसमें जो होना चाहिए वो कहने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसी रचना आपको अभी याद आ रही है जो हमारे दर्शकों को? दीन के नाम पर घर जलाए कोई, बेगुनाहों पे पत्थर चलाए कोई, एक तरफ धर्म है एक तरफ आदमी, कौन किसके लिए है बताए। नजीम साहब, आपकी खुद की कोई पुस्तक आई है? जी, मेरे हिंदी गज़लों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है 2021 में, और उसमें देश के तमाम वरिष्ठ जो है साहित्यकारों की टिप्पणियाँ शामिल हैं, और शाश्वत संवाद के नाम से आया। और अभी बस शायद अगले महीने मेरे मुक्तकों का एक संग्रह आने वाला है, मन भी मिले शीर्षक से। वो अभी प्रकाशन के लिए पड़ा हुआ है, उसी की प्रक्रिया में। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो एज है सीनियर सिटीजन, बड़े सीनियर सिटीजन की तरह हैं हम, तो आगे की अब और क्या योजना है जो नई पीढ़ी को लाभ पहुँचाएगी? योजना मेरी तो कुछ भी नहीं रही है, यही रहा कि जीवन जो है वो इस तरह से जिया जाए कि अंत समय में पछतावा ना हो। तो जितना भी बन सका सेवा की, और मैं ये साहित्य काव्य कर्म को जो है ये सेवा का ही कर्म मानता हूँ। मेरे मन में एक बात रही कि हमारे यहाँ नगर में, जनपद में और पूरे बुंदेलखंड में बहुत अच्छे रचनाकार हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जाने नहीं जाते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं भी अपने स्तर पर उन्हें जितना भी आगे मतलब पहुंचा सकूं लोगों तक, उसी के लिए मैंने अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। आप ये मानते हैं कि कई वरिष्ठ रचनाकार, कोई भी हो, चाहे कवि हो, लेखक हो, नवोदित रचनाकारों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, उनको आगे बढ़ने? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन सभी लोग नहीं। और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का काम आपने किया है? जी बेशक, और वही उद्देश्य बन जा रहा है का। मेरा मानना ये है कि नए लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और उनको हमारे बाद पीछे स्थान, बिल्कुल एक काफिले के हम जिन पेड़ों के फल अभी खा रहे हैं वो हमने नहीं लगाए, हमारे बुजुर्गों ने, हमसे पहले के लोगों ने लगाए। तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या लगेगा? साहब, आपके लेखन, पढ़ना, मुशायरा वगैरह में जाना, ये तो आपका शौक है, इसके अलावा भी कोई ऐसे शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? नहीं, ऐसा कर नहीं।
मेरा जो कुछ है आईना है। तो अब चलते चलते जब मैं इस इंटरव्यू का समापन कर रहा हूँ, जी कुछ संदेश आप हमारी नई पीढ़ी को दीजिए, क्योंकि इन दिनों बड़ी नई पीढ़ी को दिशा ज्ञान देना वरिष्ठ रचनाकारों का, कवि शायरों का मुझे लगता है कि फर्ज होता है। मैं अपने एक मुक्तक की 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ इसी संदेश के परिप्रेक्ष्य में। आंदोलन एक ऐसा भी चलाना चाहिए, वहम और नफरत अपने दिल से खुद मिटाना चाहिए। आंदोलन एक ऐसा भी चलाना चाहिए, वहम और नफरत अपने दिल से खुद मिटाना चाहिए। ईद होली भर ही मिलने से न होगा कुछ नदीम, है ज़रूरत आज दिल से दिल मिलाना चाहिए। क्या बात है नदीम साहब, आपका ये जो उपनाम है, जी आमतौर पर सभी लोग उपनाम का उपयोग करते हैं, इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, इसके पीछे तो कहानी, लेकिन आज तक किसी ने पूछा नहीं। चलो, मैं अच्छा हूँ कि मैंने पूछ लिया, और ये हो सकता है आपके जरिए और लोगों को भी पता चल जाए। तब वो नौजवानी का आलम था। जी, फिल्म आंखें मैंने देखी, धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र की। जी जी। और उसमें मैंने देखा कि जो हमारे भारत का जो इसका जो है कहना चाहिए इंटेलिजेंस का हाँ हाँ। निर्भर था, उसको अरेस्ट करके उन्होंने कैद करके रखा था। उसका नाम नदीम था। मुझे लगा यार ये देशभक्ति की बात है, ये बहुत अच्छा नाम है। तो फिर मैंने उसका जब शब्दार्थ देखे तो उसके शब्दार्थ भी बहुत प्यारे लगे। उसका अंतरंग मित्र, जिगरी दोस्त, करीबी। तो फिर मैंने अपना ये नाम नदीम ही रख दिया, और नदीम नाम से ही मेरी तमाम शायरियाँ लिया। वर्तमान में आप किस एज में चल रहे हैं? जी मैं 71। और उतनी ही ऊर्जा है जो आपकी युवावस्था में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए कि मैंने इस शरीर को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा। जितनी भी हाँ पत्रिकाएं मैंने निकाली, उसमें सारा श्रम मेरा निजी हुआ करता था, मुद्रण से लेकर बाइंडिंग तक, और ये सब कुछ। बाद में अभी जो ये अदबनामा छपी, ये पूरी तरह से पैसे छपती थी, छपकर मुझे मिलती थी। एक दौर था जहाँ दीनदयाल उपाध्याय भी ऐसा कुछ किया करते थे। जी जो मैंने कुछ पढ़ा है, जी कुछ वैसा ही आपने भी किया? जी जी, आप कह सकते हैं ऐसा। नदीम साहब, कोई आपकी बहुत महत्वपूर्ण रचना जो ताजी है, जी तो आप हमारे साथ मैं कुछ मुक्तक आपके जी समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जब पेड़ से फूल, फूलों से फल बन गए, बीज निकले तो पौधों के दल बन गए, टूटे पर्वत हुए रेत के कण, यहाँ रेत के कण उठे तो महल बन गए। आज जो गलती से कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारे लिए अहितकर है, और कुछ लोगों का उससे फायदा हो सकता है। देखिए, खुद ही बर्बादियों को बुलाने लगा, खामियों को भी खूबी बताने लगा, मुर्ग तीतर लड़ाने से जी भर गया, आदमी आदमी को लड़ाने लगा। क्या कोई छोटा न यहाँ कोई बड़ा है भाई, कुछ अगर है तो समझने में खता है भाई, भूल कर भी न किसी को कभी कमतर समझो, जो तुम्हारा है वही उसका खुदा है भाई। नीति है, न्याय है, सेवा है, दया है भाई, धर्म में आपके ये सब है, भला है भाई, अनगिनत और भी गुण आपके मजहब में हैं, पर नहीं आप में दिखते हैं। ये क्या है? अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।